हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। इसके पहले वाइब्रेशंस नथिंग बट द स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ ऑर्गन पाइप हमने देखा था, मतलब ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप दोनों टाइप के वाइब्रेशंस हमने स्टडी किए थे। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वाइब्रेशंस जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी हमने जब हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन स्टडी किया था तब मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। अभी मैं उसको डिटेल में बताने वाली हूँ और उसी से रिलेटेड कुछ लॉज है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। तो देखो बच्चों, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग लेने वाले हैं। एक स्ट्रिंग ली हमने, वो स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड से फिक्स किया, एंड देन हमने यहाँ पे उसको सपोज वाइब्रेशन दिए, मतलब यहाँ से हमने उसको मूव किया तो यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गए। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने के बाद इसके जो मिडल पार्टिकल्स है उनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली, एंड देन उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, कम होते होते वो कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा। सिमिलरली इस साइड से भी वो कम होते जाएगा, कम होते होते वापस कहाँ आएगा, 0 पे आएगा। मतलब इनिशियली हमें जो इसका वाइब्रेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार लूप मिलेगा ऐसे। सो ऑब्वियसली ये पहली स्ट्रिंग, ये वेव यहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रही है। ये वेव जब यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पे उसका फेज चेंज होगा, मतलब वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम होगा, एंड देन वापस कहाँ आएगा, 0 पे आएगा। 0 पे आने के बाद यहाँ उसको वाइब्रेशन के लिए जगह नहीं है, ये फिक्स्ड एंड है, तो ये उसका जो पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे और हमें नेक्स्ट वेव मिलेगी। मतलब ये वेव इंसिडेंट वेव है, तो ये यहाँ की क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। तो उसकी वजह से जो हमें वेव मिल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, और इसी को हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वाइब्रेशंस नथिंग बट द स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड हो रही है। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग एक्सप्लेन करो। तो स्टैंडिंग वेव इज नथिंग बट द वाइब्रेशंस, उसी को हम लोग वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट वेव होगी और ये इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी। उसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल मोड हो गया। मतलब इनिशियली यहाँ पे एक ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमें पता है जहाँ पे फिक्स्ड एंड होता है वहां पे ऑब्वियसली नोड रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, नोड। नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, और उसके सेंटर में हमें क्या मिल रहा है, एंटी नोड मिल रहा है। तो हमें पता है दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज नथिंग बट द λ/2। दोनों के बीच में λ/2, और एक नोड एंड एंटी नोड के बीच में कितना होता है, λ/4 होता है। दो नोड का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करने वाले λ/2। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के ऊपर उसकी लेंथ अगर सपोज हमने L कंसिडर की, यहाँ एंड करेक्शन नहीं रहेगा, ऑर्गन पाइप में ही एंड करेक्शन होता है क्योंकि यहाँ फिक्स्ड एंड है, यहाँ तक ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली एंटी नोड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है λ/2 वो किसके इक्वल मिल रहा है, हमें लेंथ के इक्वल मिल रहा है। वापिस यहाँ पे भी वही बातें रिपीट होगी जो ऑर्गन पाइप में, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी गेट चेंज। उसके बाद इसका वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज हो रही तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ अल्सो चेंज। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें मिलने वाली है वो वेलोसिटी क्या रहेगी, देखो अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो ये स्ट्रिंग को हमने अंडर टेंशन रखा है, दोनों एंड से अगर आपने उसको बांध के रखा है तो उसको टेंशन दिया है। इसका मतलब जो वेव की वेलोसिटी है वो इसके टेंशन के ऊपर डिपेंड है, उसके साथ साथ
उसकी जो लेंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। सो लेंथ पर यूनिट मास हम लोग कंसिडर करने वाले हैं m, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू m। m इज नथिंग बट द लेंथ पर यूनिट मास, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ। m इज इक्वल टू हम लेंगे मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ये हमने m कंसिडर किया तो इसके सिंगल लेंथ के ऊपर कितना मास है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज नथिंग बट द लीनियर डेंसिटी। तो वो हम लोग m कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उस स्ट्रिंग के टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे v जो हमें मिलता है, v का हम लोग एक फॉर्मूला लेने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द t डिवाइड बाय m। तो ये लीनियर डेंसिटी को कभी कभी म्यू भी बोला जाता है। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसको म्यू कहा था। हार्मोनिक एंड ओवरटोन जब मैंने एक्सप्लेन किया था उस लेक्चर में, देखो लेक्चर नंबर 8 आई थिंक सो, उसमें मैंने इसको लीनियर डेंसिटी को म्यू कहा था। तो यहाँ पे हमने t डिवाइड बाय म्यू लिया था। तो आप म्यू भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं। आपके बुक में उन्होंने m लिया है इसलिए मैंने m लिया, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग उसको म्यू भी कंसिडर करते हैं। तो ये t डिवाइड बाय म्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। बट ये वेलोसिटी, अभी यहाँ पे टेंशन तो चेंज नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिंग वही है, वो फिक्स्ड है तो उसका टेंशन चेंज नहीं होगा। मास भी वही है, लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ भी चेंज नहीं होगा। हर एक वाइब्रेशन में थोड़ी ना मास चेंज होगा, मास भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो ये सभी बातें कंसिडर करके हम लोग इसका फंडामेंटल मोड निकालेंगे, फर्स्ट मोड निकालेंगे, सेकेंड मोड निकालेंगे, या फिर फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक। जो चीजें हमने ऑर्गन पाइप में निकाली थी वो उनके सभी फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और देखते हैं फंडामेंटल मोड के साथ हर एक फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, एंड देन कुछ लॉज है वो हम लोग देखेंगे। और अगर टाइम मिला तो, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, उसके सभी मोड्स। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल नोड, जिसको हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग n कहेंगे। तो फंडामेंटल मोड में पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें एक ही लूप फॉर्म हो सकता है। तो ये है उसका नोड, ये है इसका नोड, और ये बीच में एंटी नोड। हम लोग डायरेक्टली नोड ही लेंगे। दो नोड के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस होता है λ/2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसकी जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किसके इक्वल आ रही है, λ/2 के इक्वल आ रही है। सो λ/2 इज इक्वल टू आएगा L। सो लैम्बडा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2L मिलेगा। कैपिटल L लेते हैं, आप लोग स्मॉल l भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लैम्बडा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2L। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है v डिवाइड बाय लैम्बडा। वही फॉर्मूलेज यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। सो v डिवाइड बाय लैम्बडा दैट इज इक्वल टू, लैम्बडा कितना है, ये हम लोग फंडामेंटल नोड निकाल रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं L। सो लैम्बडा कितना है, 2L है। सो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2L, और v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसका जो फॉर्मूला है कौन सा, टेंशन पर यूनिट लीनियर डेंसिटी, दैट मीन्स t डिवाइड बाय m। तो हमें n कितना मिला, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 1 डिवाइड बाय 2L इंटू t डिवाइड बाय m। ये हमें क्या मिली, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड, और इसी को हम लोग फंडामेंटल ओवरटोन भी बोलेंगे। ये फंडामेंटल मोड होता है, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन होता है, ऑलरेडी आपको पता है। सो ये हो गया फंडामेंटल मोड। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे अभी सेकेंड मोड, उसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे अभी, ये क्या आएगा, देखो यहाँ फंडामेंटल मोड है, मतलब फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट है 1 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। मैंने आपको बोला है हार्मोनिक कैसे डिसाइड करेंगे,
यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उससे, ये 1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 है तो सेकेंड हार्मोनिक, 3 है तो थर्ड हार्मोनिक, ऐसे हम लोग लेंगे। उसके बाद देखते हैं सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड मोड में सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें 2 लूप फॉर्म हो सकते हैं। ये पहली वेव यहाँ से ट्रैवल हुई और दूसरी वेव यहाँ पे टकराने के बाद उसका फेस पाई से चेंज करेगी, मतलब यहाँ हमें ये रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, स्टैंडिंग वेव मिलेगी। तो ये हो गया इसका नोड, यहाँ पे है नोड, यहाँ पे है नोड। तो कितने λ/2 मिल रहे हैं, ये 1 λ/2, ये 1 λ/2, मतलब टोटल λ/2 हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 λ/2। तो इसको आप बस लैम्बडा भी बोल सकते हैं या 2 λ/2 ही रहने दो, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक डिफाइन करने में इजी जाएगा। ये हो गई इसकी लेंथ। तो अभी यहाँ लेंथ किसके इक्वल आ रही है, 2 λ/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, L आ रहा है, राइट ना। सो लैम्बडा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2L डिवाइड बाय 2। ये 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा, मतलब 2L डिवाइड बाय 2। सो वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, v डिवाइड बाय लैम्बडा। सो v की वैल्यू डाल दो, v कितना होता है, 1 डिवाइड बाय, पहले लैम्बडा डालते हैं, लैम्बडा क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 2L डिवाइड बाय 2। तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे v की जगह पे हम लोग लिखेंगे t डिवाइड बाय m। सो n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड बाय 2L अंडर रूट t डिवाइड बाय m। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 2 बाहर निकालो, इसको सपोज मैंने ये सेकेंड फर्स्ट ओवरटोन है तो इसको मैंने n1 नाम दिया, n1 ओवरटोन से नाम दो, n1 नाम दिया। फंडामेंटल को हमने n कहा था, अभी इसको n1 कहो। तो ये क्या होगा, n1 इज इक्वल टू, ये 2 मैंने बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 2L अंडर रूट t डिवाइड बाय m। तो देखो ये किसके जैसा है, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फंडामेंटल ओवरटोन, ये फंडामेंटल मोड है। तो इसकी जगह पे हम लोग n लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, n1 इज इक्वल टू 2n। इसका मतलब देखो ये क्या है, सेकेंड, मतलब हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे। मैंने आपको बोला है यहाँ 1 रहा तो हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, 2 रहा तो सेकेंड हार्मोनिक। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो सेकेंड मोड है, जो फर्स्ट ओवरटोन है, वो फंडामेंटल मोड से डबल है, मतलब 2 टाइम्स n आ रहा है, मतलब फंडामेंटल मोड से डबल है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। स्ट्रिंग में इवन एंड ऑड हार्मोनिक दोनों भी हमें मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा था क्लोज्ड पाइप में हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिले थे, इवन हार्मोनिक मिसिंग थे, लेकिन ओपन पाइप में सभी मिले थे। तो सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग में सभी हार्मोनिक्स हमें मिल रहे हैं। पहले फर्स्ट हार्मोनिक मिला, अभी कौन सा मिल रहा है हमें, सेकेंड हार्मोनिक मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सभी हार्मोनिक हमें मिल रहे हैं। उसके बाद देखो थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन। इसमें हम देखते हैं कितने लूप मिलेंगे। थर्ड मोड है तो 3 लूप हमें मिल सकते हैं। तो ये देखो, ये हो गया नोड, उसके बाद नोड नोड नोड, ये बीच में एंटी नोड है। हम लोग नोड टू नोड का ही डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कितने हो गए देखो, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, मतलब ये टोटल हमें मिले 3 λ/2। और ये लेंथ कितनी है यहाँ पे, दैट इज L। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 λ/2 इज इक्वल टू L। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे डिवाइड होगा। सो फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगी, n इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा। v की वैल्यू डाल दो, लैम्बडा की वैल्यू डाल दो। लैम्बडा क्या है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2L डिवाइड बाय 3, और v की जगह पे हम लोग लिखेंगे t डिवाइड बाय m। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो n इज इक्वल टू 3 को हम बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 डिवाइड बाय 2L अंडर रूट t डिवाइड बाय m। सो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये एक्चुअली हमें कौन सा मिल रहा है, सेकेंड ओवरटोन मिल रहा है, सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो n2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 3n1 मिल रहा है, 3n मिल रहा है, राइट ना। सो इसका मतलब जो सेकेंड ओवरटोन है वो
फंडामेंटल मोड से 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, देखो ये थर्ड हार्मोनिक हमें मिल रहा है, थ्राइस होता है। सो पहला मोड हमने लिया एन, एन इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 1/2L फंडामेंटल मोड, T/m। यहाँ पे T क्या है? टेंशन, L क्या है? लेंथ, M क्या है? लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। उसके बाद हमने देखा N1 कितना होता है? 2 टाइम्स N होता है, डबल होता है। N2 कितना होता है? 3 टाइम्स N होता है। सो N3 कितना रहेगा? 4 टाइम्स N रहेगा, एंड सो ऑन। तो अगर हमने जनरल फॉर्मूला बनाया, सपोज P हमने कंसिडर किया, तो NP इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे P+1 इंटू N। ऐसे हमें इसका जनरल फॉर्मूला मिलेगा। समझ में आए? तो यहाँ पे हर एक हार्मोनिक हमें मिल रहा है, इसका मतलब जो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे वो क्लियर वाइब्रेशन हमें सुनाई देंगे और बहुत ही क्लियर साउंड सुनाई देगा, क्योंकि हमें सभी हार्मोनिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। समझ में आए? तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। हर एक मोड को एक्सप्लेन करते जाओ विथ डायग्राम, अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? शो दैट all harmonics are present on a straight string between 2 rigid supports। सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, तो वही हमें शो करना है। तो 1 by 1 फंडामेंटल मोड्स, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, उसको एक्सप्लेन करो, उसके फॉर्मूलेज लिखो और सभी हार्मोनिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसे शो करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बस उसी तरह इसको एक्सप्लेन करना है, और आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन दिया है। तो अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फॉर अ स्टेशनरी वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग हैविंग बोथ एंड्स फिक्स्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द सेकेंड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? फंडामेंटल मोड मतलब n, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, टू द सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक हमें कहाँ मिल रहा था? फर्स्ट ओवरटोन में मिल रहा था, राइट ना, जहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, राइट ना, 2n होता है। तो दोनों का रेशो हमें क्या मिलेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले लिखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज n इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है? 1/2L √T/m। सिमिलरली सेकेंड, उन्होंने क्या पूछा है? सेकेंड हार्मोनिक। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2L √T/m। सेकेंड हार्मोनिक है तो 2 यहाँ पे आएगा, और ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होगा। इन दोनों का रेशो हमें निकालना है। इसको सेकेंड हार्मोनिक को हमने क्या कहा था? इट इज डिनोटेड बाय n1 से डिनोट किया था, राइट ना। सो हमें n/n1 निकालना है, दोनों का रेशो निकालना है। सो n का फॉर्मूला पुट करो, 1/2L √T/m डिवाइड बाय 2 इंटू 1/2L √T/m। तो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होता है और बचता क्या है? 1/2। इसका मतलब रेशो ऑफ n/n1 इज इक्वल टू कितना मिलता है हमें? 1/2। ये रेशो मिलता है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। इसकी अल्टरनेट मेथड क्या हो सकती है? देखो और हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? n का फॉर्मूला क्या है? v/λ, राइट ना। सो लैम्बडा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, कितनी है वो पुट कर दो। लैम्बडा की वैल्यू हमने देखी है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? लैम्बडा इज इक्वल टू होता है L/2 नहीं 2L था, राइट ना, क्योंकि देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए
सॉरी हाँ, ये एक ही लूप है, मतलब ये यहाँ पे क्या था, लैम्बडा बाई 2 था, तो लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे एल आएगा, ये एल, तो सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2l मिलेगा। सो n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, v डिवाइड बाय 2l लिखेंगे। सिमिलरली n1 हमने निकाला था, n1 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई 2 था, इसका मतलब 2l बाई 2, सो v डिवाइड बाय 2l बाई 2 ऐसे हम लोग लिखेंगे, राइट ना। सो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2v डिवाइड बाय 2l होगा। 2 को कैंसिल किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप कैंसिल कर दो तो ये बचेगा v डिवाइड बाय l, यहाँ 2 गेट कैंसिल, सो v डिवाइड बाय l बचेगा। अब इन दोनों का रेशो हमें लेना है, सो n डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 2l डिवाइड बाय v डिवाइड बाय l। सो एल गेट कैंसिल, वी गेट कैंसिल, ये 2 एंड यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 डिवाइड बाई 2 बचता है। तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये मेथड तो इजी है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो, कैंसिल करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने बुक में भी दिया है। अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, what is the ratio of the frequency of the first harmonic to that of the second harmonic? फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकेंड हार्मोनिक, मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकेंड हार्मोनिक, तो दोनों का रेशो, मतलब यही रेशो हमें मिलेगा, और ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, तो समझ में आए, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं लॉज ऑफ स्ट्रिंग क्या होते हैं। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कंसिडर करते हैं, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट t डिवाइड बाई m। तो देखो ये फॉर्मूले में हमें सभी सिंबल्स के मीनिंग पता होने चाहिए। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। T क्या है, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। M क्या है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इनके सबके मीनिंग पता है। अब इनके ऊपर से 3 लॉज बनेंगे, एक बनेगा लेंथ का लॉ, दूसरा बनेगा टेंशन का लॉ, तीसरा बनेगा लीनियर डेंसिटी का लॉ। तो सबसे पहला लॉ जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। सपोज यहाँ पे T कांस्टेंट है एंड M भी कांस्टेंट है, मतलब टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, और लेंथ हम लोग वेरी कर रहे हैं। सो क्या होगा, लेंथ यहाँ पे डिवाइड है, इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा, देखो लेंथ इज इक्वल टू, ये सभी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, 1/2 कांस्टेंट इंटू यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय L बनेगा। सो n इज इक्वल टू, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो ये अगर सभी चीजें कांस्टेंट है तो लेंथ का क्या रिलेशन बनता है, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ टेंशन एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या बनेगा इससे, लॉ ऑफ लेंथ देखो क्या बनता है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग is inversely proportional to the length of the vibrating string if tension and mass per unit length are constant, that means linear density are constant। समझ में आया, ऐसे लॉ बनता है लॉ ऑफ लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे लॉ ऑफ टेंशन भी बनेगा, लॉ ऑफ टेंशन सेकेंड कौन सा वेरिएबल है, दैट इज टेंशन, इसका मतलब लॉ ऑफ टेंशन क्या बनेगा, देखो अब लॉ ऑफ टेंशन में अगर हमने
m कांस्टेंट रखा, l कांस्टेंट रखा और t को वेरी किया। तो t को वेरी करने के बाद ये t यहाँ पे रूट t बन रहा है, इसका मतलब ये सभी कांस्टेंट है, बस t यहाँ पे वेरिएबल है। तो n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इंटू रूट t। t ऊपर है तो हमें t मल्टीप्लाई करना होगा। सो n क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट t से। मतलब टेंशन इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, टेंशन डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा प्रोड्यूस्ड होंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो इससे लॉ ऑफ टेंशन क्या बनेगा, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ टेंशन इफ वाइब्रेटिंग लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट। ठीक है, एंड देन उसी से रिलेटेड बनता है, इसको मैं पहले रफ करती हूँ, उसके बाद डेंसिटी का लॉ लिखेंगे हम लोग। तो थर्ड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या रहेगा, यहाँ t कांस्टेंट रखा, l कांस्टेंट रखा, 1/2 तो कांस्टेंट ही है। सो n इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाय रूट m लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट में है वो। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी, राइट ना। सो हम लिखेंगे लॉ क्या बनेगा, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स लीनियर डेंसिटी, इफ द टेंशन एंड वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर कांस्टेंट। तो ये तीनों लॉज हम लोग यहाँ पे देखें। सो यहाँ पे देखो लीनियर डेंसिटी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कहा लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, मास का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो मास का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसकी जगह पे, मास की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो इंटू वी या फिर वी इंटू रो। तो हमें यहाँ पे मिलेगा वी डिवाइड बाई ये एल एज इट इज रहेगा वी इंटू रो, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पे एल है वॉल्यूम का फॉर्मूला, इनटू ये डेंसिटी यहाँ पे एज इट इज रहेगी। तो ये एल एंड ये एल यहाँ पे कैंसिल होगा। इसका मतलब एम का फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। तो इससे देखो, इससे हम लोग रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग एंड डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ये दोनों का भी लॉ बना सकते हैं। क्या बनेगा देखो, अगर मैंने n की जगह पे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट m की जगह पे ये डाला, क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू रो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि n जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑल्सो, एंड n is inversely proportional to square root of r square, square root of r square, square root कैंसिल होगा और n is inversely proportional to r मिलेगा। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो कभी कभी वो लोग आपको डेंसिटी का रिलेशन भी पूछ सकते, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस को, लीनियर डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड सिमिलरली लेंथ को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो बस T को, मतलब टेंशन को, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सभी चीजों के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे टोटल 3 लॉज ऑफ स्ट्रिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड लिए हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से, ऑर्गन पाइप से, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लिए हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बना के डालूंगी उसका सेपरेट से मैम, तो वहाँ पे क्लियर होगा। उससे रिलेटेड कुछ जेई के क्वेश्चंस हो गए तो वो भी मैं वहाँ पे पुट करती हूँ। तो ऐसे टोटल न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।